हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप सब लोग? बहुत अच्छे होंगे, जबरदस्त, जिंदाबाद। तो दोस्तों हमारा यूट्यूब चैनल है PCM005। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों आज हम यूट्यूब प्लस से संबंधित जितनी वैकेंसी हो उसके लिए हिंदी की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों आज हमारा पहला चैप्टर होगा हिंदी भाषा के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो दोस्तों हमारी क्लास चलेगी कुछ क्वेश्चन वाइज और कुछ थ्योरी बेस्ड। दोस्तों ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हिंदी विश्व की लगभग कितनी भाषाओं में से बोली जाती है? हिंदी विश्व की लगभग कितनी भाषाओं में से बोली जाती है? कितनी भाषाओं में से बोली जाती है? तो हिंदी भाषाओं में से लगभग बोली जाती है, वो बोली जाती है लगभग 3000 भाषाओं में से। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है हमारा, हिंदी आकृति और रूप के आधार पर कैसी भाषा है? हिंदी आकृति या रूप के आधार पर कैसी भाषा है? तो दोस्तों आंसर होगा वियोगात्मक विशिष्ट। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है हमारा, हिंदी भाषा किस परिवार की भाषा है? दोस्तों हिंदी भाषा किस परिवार की भाषा है? बहुरूपीय परिवार। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में कितने भाषा परिवार हैं? तो दोस्तों भारत में 4 भाषा परिवार हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 4 भाषा परिवार हैं। भारत में बोलने वालों के आधार पर सबसे बड़ा परिवार कौन सा है? भारत में बोलने वालों सबसे बड़ा भाषा परिवार, तो वो है दोस्तों बहुरूपीय। बहुरूपीय भाषा परिवार। तो दोस्तों 4 कौन कौन से भाषा परिवार है ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, कौन कौन से हैं, कितना प्रतिशत है इनका।
ये कौन कौन से भाषा परिवार हैं, मैं एक बार इनको बताना चाहता हूँ। कौन कौन से हैं? नंबर 1 भारोपी है। नंबर 2 द्राविड़ परिवार। नंबर 3 आइस्टिक परिवार। और नंबर 4 चीनी परिवार। तो दोस्तों भारत में कितने भाषा परिवार हैं? 4 भाषा परिवार है। अब 4 भाषा परिवार में जो परसेंटेज है, ये भारोपी परिवार कितने परसेंट बोले जाता है? 73%। 73% बोला जाता है। और ये द्राविड़ भाषा परिवार जो बोला जाता है हमारा 25%। और ये वाला जो परिवार बोला जाता है 1.3%। और ये बोला जाता है 0.7%। दोस्तों भारत में 4 भाषा परिवार है। नंबर 1 भारोपी परिवार, ये बोला जाता है 73%। 73% बोला जाता है। द्राविड़ परिवार बोला जाता है 25%। और आइस्टिक परिवार बोला जाता है 1.3%। और चीनी तिब्बत परिवार बोला जाता है 0.7%। तो दोस्तों ये 4 भाषा परिवार है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतीय आर्य भाषाओं को कितने परिवारों में विभाजित किया गया है? भारतीय आर्य भाषाओं को कितने परिवारों में विभाजित किया गया है? भारतीय आर्य भाषाओं को कितने परिवारों, कितने कालों में विभाजित किया गया है? कालों में विभाजित किया गया है। ठीक है दोस्तों, भारतीय आर्य भाषाओं को कितने कालों में विभाजित किया गया है? तो भारतीय आर्य भाषाओं को 3 कालों में विभाजित किया गया है। कितने कालों में? 3 कालों में। 3 कालों में। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 काल कौन कौन से हैं मैं आपको बताना चाहता हूं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा नंबर 1, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। नंबर 2 कौन सा है? मध्यकालीन आर्य भाषा। आर्य भाषा। और दोस्तों नंबर 3 है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। ठीक है दोस्तों, और इनका प्रयोग देखिए, प्रयोग काल इनका कितने से है? प्राचीन जो आर्य भाषा है वो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। ठीक है दोस्तों, और दूसरी जो भाषा चली थी वो हमारी चली थी 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। ठीक है दोस्तों,
और तीसरी भाषा जो चली थी हमारी, वो चली थी 1000 ईस्वी से अब तक। ठीक है दोस्तों। और देखिए दोस्तों, इसके अंतर्गत भाषा कौन कौन सी आती थी। तो पहली जो भाषा थी तो इसके अंदर उदाहरण थी वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। ठीक है दोस्तों, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। और दूसरी के अंतर्गत कौन सी थी, पाली प्राकृत। पाली प्राकृत, पाली प्राकृत भाषा। और दोस्तों तीसरी भाषा के अंतर्गत कौन सी थी हमारी, तो तीसरी भाषा के अंतर्गत थी हिंदी और हिंदीतर। हिंदी और हिंदीतर। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप देखिएगा, ये मतलब 3 कालखंडों में विभाजित किया गया था। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा 1500 ईस्वी से 500 ईसा पूर्व तक, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। मध्यकालीन भारतीय आधुनिक भाषा 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, और पाली प्राकृत भाषा। और नंबर 3 में आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, ये 1000 ईस्वी से अब तक। इसमें भाषाएं हिंदी और हिंदीतर। ठीक है दोस्तों, भारत में 4 भाषा परिवार है। नंबर 1 बहुरूपीय परिवार भाषा, सबसे ज्यादा बोला जाता है 73%। नंबर 2 पे द्राविड़ परिवार भाषा 25% बोला जाता है। नंबर 3 राष्ट्रीय भाषा परिवार 1.3% बोला जाता है। नंबर 4 चीनी परिवार भाषा, तो ये बोला जाता है 0.7%। ठीक है दोस्तों, तो मैं आगे बताता हूँ इसको। अगर स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिएगा, नहीं तो मैं मिटा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये देखो आगे बताता हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, आगे बताता हूँ मैं। बहुत मोस्ट क्वेश्चन टाइप में बताऊंगा, जो कि एग्जाम में फंसने के बहुत चांस रहेंगे यहाँ से। यूपी के लिए हिंदी बहुत बेस्ट करा दूंगा, जिसमें कि आप 30 में से 30 स्कोर कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब आगे बताता हूँ हिंदी की आदि जननी किस भाषा को कहा जाता है। क्वेश्चन बी में नंबर 1 हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है। क्वेश्चन 1। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ किस भाषा को माना जाता है। हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ किसे माना जाता है। हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ किस भाषा को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का सही विकास क्रम क्या है। तो दोस्तों देखिएगा, हिंदी आदि की जननी किसे कहा जाता है। हिंदी की आदि जननी किस भाषा को कहा जाता है, वो कहा जाता है दोस्तों संस्कृत को। इसको कहा जाता है संस्कृत को। और दोस्तों दूसरा क्वेश्चन, हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभिक काल किस भाषा को माना जाता है, तो भाषा माना जाता है अपभ्रंश को।
अपभ्रंश को। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों हिंदी का सही विकास क्रम क्या है? तो हिंदी का सही विकास क्रम है संस्कृत, पाली, प्राकृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, आवर्त, पाली, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, आवर्त। प्राचीन हिंदी, ठीक है दोस्तों, ये इसका हिंदी भाषा का सही कालक्रम है। ठीक है दोस्तों। फिर आगे उसके बाद में बताना चाहता हूं अपभ्रंश भाषा का विकास कब हुआ था। नया क्वेश्चन। अपभ्रंश भाषा का विकास। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपभ्रंश भाषा, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं? ठीक है दोस्तों, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं? तो इसका पहला होता है अपभ्रंश भाषा का विकास कब बनाया जाता है? तो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। ठीक है दोस्तों, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को। इसको कहा जाता है स्वयंभू को। स्वयंभू को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है? संस्कृत को। हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ किस भाषा को माना जाता है? अपभ्रंश को। हिंदी का सही विकास क्रम क्या है? तो संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, आवर्त और प्राचीन हिंदी। अपभ्रंश का विकास कब हुआ था? तो वो हुआ 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। और अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं? स्वयंभू को कहते हैं दोस्तों। ठीक है। अब दोस्तों प्रमुख रचनाएं और रचनाकार हैं। प्रमुख रचनाएं। दोस्तों प्रमुख रचनाएं हैं, तो किसने क्या रचना दी थी? तो दोस्तों पद्मचर्यु किसकी रचना है? पद्मचर्यु नंबर 1 पद्मचर्यु। पद्मचर्यु रचना और रचनाकार। पद्मचर्यु ये होगी पद्मचर्यु। भविष्य भविष्य है और है जसहचर्यु। जसहचर्यु दोस्तों चर्यापद, दोहापोष। तो दोस्तों पद्मचर्यु किसकी है? पद्मचर्यु है स्वयंभू की।
और भविष्य किसने कहा? धनपाल ने। और जसहरचर्यु किसकी है? जसहरचर्यु, जसहरचर्यु ये है, जसहरचर्यु किसकी है? पुष्पदंत की। और दोस्तों चर्यापद, चर्यापद किसकी है? यह है सरहबाब की। और दोहा कोश किसकी है? दोहा कोश, दोहा कोश है कणाहपा। ठीक है दोस्तों, ये है। और मैं कुछ और लिख रहा हूं, ये भी देखिए आप। संदेश राशक, संदेश राशक और है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। उक्ति व्यक्ति प्रकरण और है वर्ण रत्नाकर कीर्तिलता। और एक है कीर्तिलता। तो दोस्तों संदेश राशक किसकी है? अब्दुल रहमान की। अब्दुल रहमान की। और उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसके है? मुल्ला दाऊद की। दोस्तों किसकी है? मुल्ला दाऊद की। और वर्ण रत्नाकर किसकी है? वर्ण रत्नाकर यह है ज्योतिश्वर ठाकुर की। ठीक है दोस्तों, मुल्ला दाऊद की। दोस्तों ये वाला गलत हो, ये दोस्तों इसको मिटा लो। यह है दामोदर पंडित की, दामोदर पंडित। सॉरी दोस्तों, ठीक है। और ये है कीर्तिलता, कीर्तिलता किसकी है? विद्यापति की। ठीक है दोस्तों, अब ये प्रमुख रचनाएं देखिए। ये रचनाएं वो हैं जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखो दोस्तों, कौन सी? परमचर्यु, परमचर्यु किसकी है? स्वयंभू की। भविष्य किसने कहा? धनपाल ने। जसहरचर्यु किसकी है? पुष्पदंत की। चर्यापद किसकी है? सरहबा की। और दोहा को इसमें बड़ा वाला आता तो ये कणाहपा की हो जाएगी। ठीक है। और दोस्तों संदेश राशक किसकी है? अब्दुल रहमान की है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसकी है? ये दामोदर पंडित की है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण बड़ा रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर की है। और दोस्तों कीर्तिलता किसकी है? ये विद्यापति की है। ठीक है दोस्तों, मैं और आगे बताता हूँ। देखो इसको मैं मिटाता हूँ। दोस्तों यहाँ से एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, ये एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। ठीक है दोस्तों, आप ऐसे ही बने रहेंगे क्लास में। आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, 30 में 30 कराएंगे। ठीक है दोस्तों, अपभ्रंश के कितने भेद हैं दोस्तों? नेक्स्ट, अपभ्रंश के कितने भेद हैं? अपभ्रंश के कितने भेद हैं? तो दोस्तों अपभ्रंश के कितने भेद हैं? अपभ्रंश के भेद हैं 6। ठीक है दोस्तों, कितने भेद हैं? 6 भेद हैं अपभ्रंश के। अब दोस्तों अपभ्रंश के भेद नंबर 1, शोरसैनी अपभ्रंश। शोरसैनी अपभ्रंश। दोस्तों शोरसैनी अपभ्रंश। ठीक है दोस्तों, शोरसैनी अपभ्रंश नंबर 1 शोरसैनी अपभ्रंश। और नंबर 2 कौन सा है?
अर्धमागधी अपभ्रंश। नंबर 2 है अर्धमागधी अपभ्रंश। ठीक है दोस्तों, अर्धमागधी अपभ्रंश। ये मैं नंबर ही डाल लेता हूं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। और नंबर 3 कौन सा है? मागधी अपभ्रंश। ठीक है दोस्तों, नंबर 4 कौन सा है? नंबर 4 है खस अपभ्रंश, खस। और नंबर 5 कौन सा है दोस्तों? नंबर 5 है ब्राचण अपभ्रंश। और नंबर 6 कौन सा है? नंबर 6 है हमारा महाराष्ट्री। ठीक है दोस्तों, ये हमारे 6 अपभ्रंश के भेद हो गए। ठीक है दोस्तों, यहां से जो है बहुत मोस्ट क्वेश्चन फंसता है, जरूर यहां से जरूर क्वेश्चन फंसता है। तो ये हमारे जो शोरसेनी अपभ्रंश है, इसके अंतर्गत कौन सी हिंदी आती है दोस्तों? पश्चिमी हिंदी। ठीक है दोस्तों, ये शोरसेनी अपभ्रंश है, इसके अंतर्गत हमारी पश्चिमी हिंदी आती है और राजस्थानी आती है और गुजराती आती है। दोस्तों शोरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत कौन सी आती है? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। ठीक है दोस्तों, और अर्धमागधी में कौन सी हिंदी आती है? क्वेश्चन पूछेगा अर्धमागधी में कौन सी आती है? तो आती है पूर्वी हिंदी। ठीक है दोस्तों, अब आती है मागधी। मागधी अपभ्रंश में कौन सी आती है? मागधी में आती है बिहारी, उड़िया, बांग्ला और असमिया। ठीक है दोस्तों, ये हमारी मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आती हैं। मागधी अपभ्रंश का बिहारी, उड़िया, बांग्ला, असमिया। ठीक है दोस्तों, और खस में कौन सी आती है? हमारी पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी आती है। और ब्राह्मण में दोस्तों कौन सी आती है? ब्राह्मण में आती है पंजाबी और सिंधी। पंजाबी और सिंधी। ठीक है दोस्तों, अब लास्ट बची हमारे 6 नंबर की, इसमें कौन सी आती है? तो दोस्तों इसमें आती है मराठी। दोस्तों ये अपभ्रंश के 6 भेद हैं, इन 6 भेदों के अंतर्गत आती है। शोरसेनी अपभ्रंश के अगर कौन सी थे? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, गुजराती। अगर गुजराती का कोई भेद आ जाए या राजस्थानी का आ जाए, मान लीजिए कि डुडांडी बोली किस क्षेत्र की है, तो शोरसेनी अपभ्रंश की है, किसके अंतर्गत आती है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है दोस्तों, अर्धमागधी में आती है हमारी पूर्वी हिंदी, मागधी में आती है बिहारी, उड़िया, बांग्ला, असमिया। खस में आती है खस अपभ्रंश, तो इसके अंतर्गत आती है पहाड़ी। ब्राह्मण अपभ्रंश, तो इसमें पंजाबी और सिंधी आती है। महाराष्ट्री अपभ्रंश में कौन सी आती है? ओनली मराठी आती है। ठीक है दोस्तों, अवधी भाषा की पहली कृति कौन सी है? एक क्वेश्चन है, अवधी भाषा की पहली कृति। कौन सी है? अवधी भाषा की पहली कृति कौन सी है? ठीक है दोस्तों, हिंदी को आम बोलचाल की भाषा किसने कहा? हिंदी को आम
बोलचाल की भाषा किसने कहा? ठीक है दोस्तों, अवधी भाषा की पहली कृति, अवधी भाषा की पहली कृति कौन सी है? तो अवधी भाषा की मुल्ला दाऊद की चंदायन। ठीक है दोस्तों, मुल्ला दाऊद की चंदायन। हिंदी भाषा को आम बोलचाल की भाषा किसने कहा? तो हिंदी भाषा को आम बोलचाल की भाषा कहा जॉर्ज गर्सियन ने। किसने? जॉर्ज गर्सियन ने। दोस्तों, अवधी भाषा की पहली कृति कौन सी है? मुल्ला दाऊद की चंदायन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अगर पूछा जाए तो। अवधी भाषा की पहली कृति सबसे ज्यादा पूछा जाता है ये मुल्ला दाऊद की चंदायन। और हिंदी को आम बोलचाल की भाषा किस व्यक्ति ने कहा? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। जॉर्ज गर्सियन ने कहा था हिंदी भाषा को आम बोलचाल की भाषा। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो एक बार ले सकते हैं। मैं इसको मिटाना चाहता हूँ। सोर्स एंड रेफरेंस ये है, यहाँ से भाषा परिवार है, ये अपने के भेद है, यहाँ से दोनों क्वेश्चन बनता है और इसके बारे में आगे बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, कुछ ये है राष्ट्रभाषा आंदोलन से संबंधित धार्मिक राष्ट्रभाषा। आंदोलन से संबंधित राष्ट्रीय भाषा आधार आंदोलन से संबंधित संस्थाएं हैं कुछ। दोस्तों, यहाँ से तो जीके में भी क्वेश्चन बन जाता है। जीके में भी यहाँ से ठाकर रख देते हैं क्वेश्चन, जैसे कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? नंबर 2, आर्य समाज की स्थापना। नंबर 3 है प्रार्थना। ठीक है दोस्तों, और चौथा है हमारा रामकिशन मिशन। रामकिशन मिशन। ये दोस्तों, ये यहाँ से तो दोस्तों जीके में भी क्वेश्चन बन जाता है मोस्ट इम्पोर्टेंट कभी कभी। तो दोस्तों ये आती है, वो आपसे पूछेगा ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1828 में। 1828 में कहाँ हुई? कलकत्ता। दोस्तों ये भी पूछ सकता है वो किस सन में हुई थी? तो हुई थी 1828 में। और दोस्तों ये पूछ सकता है किसने की थी? तो की थी ब्रह्म समाज की। जब ब्रह्म में गया आता है तो रास है राजा राम मोहन राय। मोहन राय। ठीक है दोस्तों, ये किसी मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो पूछ सकता है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। ब्रह्म समाज की स्थापना कब की? 1828 में। ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो कलकत्ता में हुई थी। ठीक है दोस्तों, दूसरा आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 में।
1875 में कहाँ हुई थी? बम्बई। बम्बई में हुई थी। किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। सरस्वती ने। ठीक है दोस्तों। और था प्रार्थना समाज की स्थापना। प्रार्थना समाज की स्थापना। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने की थी 1867 में। आत्माराम पांडुरंग ने। किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने। और दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 में। ये की थी बेलोर में और स्वामी विवेकानंद। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है दोस्तों, यहाँ से बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1858 में कलकत्ता राजा राम मोहन राय ने। आर्य समाज की स्थापना 1875 मुंबई दयानंद सरस्वती ने। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में। 67 है दोस्तों, ये 67 ये 67 में बम्बई कलकत्ता आत्माराम पांडुरंग ने। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 में बेलूर स्वामी विवेकानंद ने। तो दोस्तों यहाँ से जीके में भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, मैं आगे लिखवाता हूँ। और राष्ट्रीय भाषा आंदोलन संबंधित राष्ट्रीय भाषा आंदोलन राष्ट्रीय भाषा आंदोलन से संबंधित साहित्यिक संस्थाएं। ठीक है दोस्तों, ये देखिएगा आप संस्थाएं। तो नागरिक प्राचीन सभा की स्थापना किसने की थी? नागरिक प्राचीन सभा नागरिक प्राचीन सभा की स्थापना तो ये कब वाराणसी में हुई थी? 1893 में। वाराणसी। स्वामी विवेकानंद ने। श्याम सुंदर दास ने। श्याम सुंदर दास ने। ठीक है दोस्तों, नागरिक प्राचीन सभा की स्थापना किसने की थी? 1893 वाराणसी में श्याम सुंदर दास ने। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना। हिंदी साहित्य सम्मेलन तो हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना ये की थी 1910 में। प्रयाग में।
ट्रिपल आर का मतलब है राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने की थी, इतना ध्यान रखना। ट्रिपल आर लिख दिया मैंने, राजा राम मोहन राय ने। ठीक है दोस्तों, दक्षिणी हिंदी प्रचार सभा नेक्स्ट है। दक्षिणी हिंदी प्रचार सभा। तो दोस्तों दक्षिणी हिंदी प्रचार सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हिंदी के अंदर क्वेश्चन मिला। दक्षिणी हिंदी प्रचार सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? की स्थापना कहाँ हुई? तो वो हुई थी मद्रास में। कहाँ हुई? मद्रास में। दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बीबी। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। दक्षिणी हिंदी प्रचार सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? मद्रास में। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, आगे बताता हूँ मैं। देखो मैं इसको मिटाता हूँ, पहले एक बार समझा देता हूँ, फिर जो है बताता हूँ। ब्रह्म समाज की स्थापना, ये तो मैंने तुम्हें बता ही दिया, 1810 कलकत्ता राजा राम मोहन। आर्य समाज की स्थापना 1875 बम्बई दयानंद सरस्वती ने। साधन समाज की स्थापना 1867 में बम्बई आत्माराम पांडुरंग ने। ठीक है दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1857 में बेलूर स्वामी विवेकानंद ने। राष्ट्रीय भाषा आंदोलन से संबंधित साहित्यिक संस्थाएं हैं जो एक नागरिक प्राचीनी सभा की स्थापना की थी, तो 1893 में हुई थी। श्याम सुंदर दास ने की थी, वाराणसी में की थी। ठीक है दोस्तों, हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना 1910 में प्रयागराज में हुई थी, और की किसने थी? राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, और दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बनता है दक्षिणी हिंदी प्रचार सभा की स्थापना कहाँ हुई? तो हुई थी मद्रास में। यहाँ से बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, मैं मिटाता हूँ, आगे बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, आप ऐसे ही बने रहेंगे क्लास में। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन चल रहा है। आज ये चैप्टर एक दिन में खत्म करवाएंगे ही छोड़ेंगे। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाले हैं वही कराएंगे बस। ठीक है दोस्तों, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू हिंदू हिंदुस्तान। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, संविधान सभा में हिंदी भाषा को संविधान सभा में हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा? ठीक है दोस्तों, किसने रखा? तो देखिए दोस्तों, हिंदू हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया? हिंदू हिंदू हिंदुस्तान का नारा प्रताप नारायण मिश्र ने। प्रताप नारायण मिश्र ने। ठीक है दोस्तों, दूसरा, संविधान सभा में हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा? गोपाल स्वामी अयंगर ने।
किसने रखा? गोपाल स्वामी अयंगर ने। ठीक है दोस्तों, आगे देखिएगा, गोपाल स्वामी अयंगर ने रखा था। बोली किसे कहते हैं दोस्तों? एक वो है, बोली किसे कहते हैं? ठीक है दोस्तों, ये बोली किसे कहते हैं? एक छोटे क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। ठीक है दोस्तों, बोली किसे कहते हैं? आपसे पूछ सकता है बोली किसे कहते हैं, तो एक छोटे क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। ठीक है दोस्तों, और बोली कहलाती है, इसमें साहित्य रचना नहीं होती। ठीक है दोस्तों, इसमें साहित्य रचना नहीं होती। और उपभाषा किसे कहते हैं? दूसरा क्वेश्चन बनता है यहाँ से, उपभाषा। उपभाषा किसे कहते हैं? ठीक है दोस्तों, तो उपभाषा किसे कहते हैं? अगर किसी बोली में साहित्य रचना होती है तो वह बोली में रहकर उपभाषा बन जाती है। ठीक है दोस्तों, उपभाषा किसे कहते हैं? अगर किसी बोली में साहित्य रचना होती है तो वह बोली न रहकर उपभाषा बन जाती है। ठीक है दोस्तों, उपभाषा बन जाती है। हिंदी क्षेत्र की अगला क्वेश्चन बना है, हिंदी क्षेत्र की समस्त बोलियों को कितने क्षेत्रों में रखा गया है? तो दोस्तों, हिंदी क्षेत्र की समस्त बोलियों कितने क्षेत्रों में रखा गया है? तो रखा गया है 5 क्षेत्रों में। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, 5 क्षेत्रों में। अब ये 5 क्षेत्र कौन कौन से हैं? ये 5 क्षेत्र कौन कौन से हैं? अभी हम इनको बताते हैं। हिंदी में कितनी बोलियां बोली जाती है? क्वेश्चन और वाला बनता है। हिंदी वर्गों के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? तो दोस्तों कितनी बोलियां आती हैं? 17 बोलियां आती हैं ये। ठीक है, और 5 हमारी क्या होती हैं? 5 जो क्षेत्र हैं ये वो बोली है। ठीक है, 17 बोलियां आती हैं। कितनी बोलियां आती हैं? 17। ठीक है दोस्तों, अब ये 17 बोलियां आती है। अभी मैं बता दूंगा ये 5 बोलियां कौन कौन सी हैं। ठीक है,
कितने वर्ग, ये जो वर्ग हैं कितने वर्गों में रखा गया है, हिंदी की समझ बोले वर्गों में रखा गया है, क्षेत्रों में नहीं, वर्गों में रख दो यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, आप भी चाहेंगे कितने वर्गों में रखा गया है, 5 वर्गों में रखा है। हिंदी वर्गों के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं, तो दोस्तों 17 बोलियां आती हैं। अभी 17 बोलियां कौन कौन सी है दोस्तों, अब मैं दिखाता हूँ वर्ग कौन कौन से 5। नंबर 1 वर्ग है, देखो वर्ग दिखाता हूँ मैं। नंबर 1 वर्ग है, नंबर 2 वर्ग है, नंबर 3 वर्ग है, नंबर 4 वर्ग है और नंबर 5 वर्ग है। मैंने 5 वर्ग लिख दिए। अब 5 वर्ग में कौन कौन से वो आती हैं देखो, तो नंबर 1 पर राजस्थानी, राजस्थानी, ठीक है। राजस्थानी के अंतर्गत जो बोलियां आती हैं वो आएंगी, देखिएगा राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी दोस्तों, ठीक है। पश्चिमी हिंदी के बाद में पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, और बिहारी के हिंदी के बाद में आती है हमारी पहाड़ी हिंदी। अब दोस्तों ये आती है, अब देखिए 17 बोलिए, ये 5 तो हमारे हो गए, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 वर्ग हो गए दोस्तों। 5 वर्गों के अंतर्गत ही हमारी 17 बोलियां आती हैं। 17 बोलियां कौन कौन सी, अब देखो राजस्थानी के अंतर्गत कौन कौन सी आएगी। नंबर 1 मारवाड़ी, मारवाड़ी आएगी, ठीक है दोस्तों। मारवाड़ी जो आएगी ये पश्चिमी राजस्थानी की है, पश्चिमी राजस्थान की, ठीक है दोस्तों। नंबर दूसरी कौन सी आएगी, नंबर दूसरा आएगी गुजराती या ढूंढाड़ी, गुजराती ऑब्लिक ढूंढाड़ी, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ढूंढाड़ी, ठीक है। ये है पश्चिमी राजस्थान की, ठीक है दोस्तों। यहाँ से ये वाली जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये बहुत पीछे जाती है, मारवाड़ी, पश्चिमी राजस्थान, ठीक है, मारवाड़ी, पश्चिमी राजस्थान, और ये वाली जो रहेगी हमारी पूर्वी राजस्थान, ठीक है दोस्तों। पूर्वी राजस्थान की ढूंढाड़ी, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे आती है मेवाती, मेवाती आती है दोस्तों, ठीक है। मेवाती उत्तरी राजस्थान की आती है ये, ठीक है दोस्तों, मेवाती। और आती है मालवी, मालवी, मालवी जो आती है दोस्तों, ये आती है दक्षिणी राजस्थान की, ठीक है दोस्तों। अब आ जाओ पश्चिमी, पश्चिमी हिंदी देखो राजस्थान के अंदर 1 आई, 2 आई, 3 और 1 4 आई है। इसी प्रकार से हमारी 17 बोलियां आ जाती है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है देखो और भी या खड़ी बोली बोलते हैं इसको, ठीक है दोस्तों। और भी या खड़ी बोली, बांगुरी या हरियाणवी, ठीक है दोस्तों, बांगुरी या हरियाणवी, ब्रजभाषा, ठीक है दोस्तों, ब्रजभाषा, बुंदेली कन्नौजी, ठीक है दोस्तों, बुंदेली कन्नौजी। तो दोस्तों इसमें भी कितने हुई, 4, इसमें भी 4 में गई, 1 ही हो गई, 2 3 4 ब्रजभाषा, बुंदेली कन्नौजी, 3 ये 5 इसमें हो गई, तो 5 4 9 हो गई दोस्तों। अब आती है पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी आती है,
इसके अंतर्गत आती है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। दोस्तों ये पूर्वी हिंदी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा था, ये इनमें पूछेगा, आप में बोलेगा निम्न में से कौन सी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। ऑप्शन दे देगा, खड़ी बोली, कोरबी, बघेली और गुजराती। तो आपको बताना है तो इनमें कौन सी हो जाएगी, गुजराती हो जाएगी दोस्तों। 4, 5, 9 और 3, 12 हो गई। ठीक है दोस्तों, आगे आती है बिहारी हिंदी, तो इसमें आती है भोजपुरी, ठीक है दोस्तों, भोजपुरी, मगही, मैथिली। ठीक है दोस्तों, मगही और मैथिली। अगली भाषा आती है पहाड़ी, तो इसमें आती है कुमाऊवी और गढ़वाली। तो दोस्तों ये भाषा परिवार के 5 वर्ग हैं। 5 वर्गों में देखो ये आती है राजस्थानी, पश्चिमी, पूर्वी, बिहारी और पहाड़ी। इनके अंतर्गत ही हमारी 17 बोलियां आती हैं। ठीक है, 17 बोलियां। तो कुल मिलाकर के 5 जो वर्ग रखेंगे, ये 5 उपबोली हैं, 5 उपबोली हैं, जिनको मिलाकर के 22 भाषा हो जाती है। अब इनके अंतर्गत आती है, देखो राजस्थानी के अंतर्गत 1, 2, 3, 4। ठीक है, 1, 2, 3, 4 भी इन दोनों में से एक आ जाएगी। 5 आएंगे इसके अंदर, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 हो गई। कुल मिलाकर के ये 17 बोली होती है। ये 5 उपभाषाएं होती हैं। ये 5 उपभाषाओं के अंतर्गत ही ये 17 बोलियां आती हैं। देखो ये 5 भाषा, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 उपभाषाएं, इनके अंतर्गत ये 17 बोलियां आती है दोस्तों। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझा। यहाँ से तो 100% ही क्वेश्चन बनता है दोस्तों, यहाँ से जरूर का इसको आप अच्छी तरीके से समझ जाए दोस्तों। ठीक है, ये एक बार देख लीजिएगा। हिंदी हिंदुस्तान का नारा कैसे दिया, प्रताप नारायण मिश्र ने। संविधान सभा में हिंदी राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा था, तो गोपाल स्वामी अयंगर ने। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। बोली किसे कहते हैं, एक छोटे क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा बोली कहलाती है, और इसमें साहित्य रचना नहीं होती है दोस्तों। ठीक है, उपभाषा किसे कहते हैं, अगर किसी बोली में साहित्य रचना होती है तो वह बोली न रहकर उपभाषा बन जाती है। ठीक है दोस्तों, हिंदी क्षेत्र की समस्त बोलियों को कितने वर्गों में रखा गया, तो 5 वर्गों में रखा गया है। ठीक है, इनको 5 उपभाषा ही बोलते हैं। हिंदी वर्गों के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं, तो हिंदी वर्गों के अंदर जो 5 उपभाषाएं हैं, इनके अंतर्गत ही हमारी 17 बोलियां आती हैं। कुल मिलाकर 17 ये 5 उपभाषाएं होती हैं, तो 22 भाषाएं होती हैं टोटल। ठीक है, तो राजस्थानी के अंदर मारवाड़ी, गुजराती, ये गुजराती और लूनाडी, और मेवाती, मालवी। ठीक है, पश्चिमी, कोरवी, खड़ी बोली, बांगुरी, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, ये इसके अंतर्गत है। पूर्वी हिंदी के अंदर 3 आती हैं। देखें, अगर आपसे ये पूछे तो बता देना। पश्चिमी हिंदी के अंदर 5 आती है, राजस्थानी के अंदर 4 आती है, पूर्वी हिंदी के अंदर 3 आती है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी के अंतर्गत भोजपुरी, मगही, मैथिली। बिहारी में, पूर्वी हिंदी में 3 भाषाएं आती है, इतना ध्यान रखना। पहाड़ी हिंदी में 2 आती है बस। तो 3 या 3, 6 वर्ड यहाँ तक तो याद करना बहुत ही आसान हो गया। पहली वाली में 4, दूसरी वाली में 5 और 2 में 3, तो 5, 4, 9, 9, 6, 15 और 2, 17। तो ये 17 हो गई, 17 भाषाएं, 17 बोलियां हो गई। ठीक है दोस्तों, मैं आगे समझाता हूँ। यहाँ तक आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, मैं मिटा देता हूँ इसको। क्लास लंबी हो गई होगी दोस्तों, लेकिन कोई बात नहीं, आज हम जो है इसका निपटारा कर ही देंगे। क्लास बहुत अच्छी रहेगी, जहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं, मैंने मोस्ट रखेंगे क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, अब हम चलेंगे क्वेश्चन वाइज। क्वेश्चन चलेंगे ये खड़ी बोली का मूल नाम क्या है, ठीक है दोस्तों, खड़ी बोली का मूल नाम।
और भी। ठीक है, खड़ी बोली का मूल्य क्या है? और भी दोस्तों। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम। और भी होगा अन्य नाम। इसके अन्य नाम है और भी अन्य नाम दोस्तों। अन्य नाम है इसके बोलचाल के हिंदुस्तानी, बोलचाल के हिंदुस्तानी, सरहिंदी, खड़ी बोली, ठीक है दोस्तों, खड़ी बोली भी बोलते हैं इसको। अब दोस्तों इसके क्षेत्र हैं, कहाँ कहाँ बोली जाती है ये। क्षेत्र है दोस्तों, कहाँ कहाँ बोली जाती है ये। तो ये बोली जाती है कुरु जनपद में। कहाँ बोली जाती है? कुरु जनपद में। कुरु जनपद में बोली जाती है। मेरठ, बागपत, सहारनपुर, बिजनौर, ठीक है दोस्तों, इन क्षेत्रों में बोली जाती है। मुरादाबाद, रामपुर, ठीक है दोस्तों, ये इन क्षेत्रों में बोली जाती है। खड़ी बोली हो गई दोस्तों। दोस्तों खड़ी बोलने वालों की संख्या लगभग कितनी है? तो दोस्तों खड़ी बोली बोलने वालों की संख्या है लगभग 1.5 करोड़ से 2 करोड़। ठीक है दोस्तों, 1.5 करोड़ से 2 करोड़ है लगभग। अब आ जाओ दोस्तों ब्रजभाषा। ये नंबर 1 थी खड़ी बोली। नंबर 2 पे ब्रजभाषा। ठीक है दोस्तों, ब्रजभाषा। ब्रजभाषा का केंद्र तो केंद्र क्या है इसका दोस्तों? मथुरा। मथुरा क्षेत्र में। मथुरा क्षेत्र में बोली कहाँ आ जाती है दोस्तों? आगरा, अलीगढ़, आगरा, अलीगढ़, मैनपुरी, एटा, बदायूं। बदायूं, ठीक है दोस्तों, इन क्षेत्रों में बोली जाती हैं। इसके बोलने वालों की संख्या है दोस्तों 3 करोड़। ब्रज भाषा को बोलने वालों की संख्या लगभग 3 करोड़ है दोस्तों। ठीक है, देश के बाहर बोली जाती है। देश के बाहर कहाँ बोली जाती है? देश के बाहर कहाँ बोली जाती है दोस्तों? तो देश के बाहर बोली जाती है तजुकिस्तान में। तजुकिस्तान में।
तजाकिस्तान में बोली जाती है दोस्तों ये, ठीक है, तजाकिस्तान में बोली जाती है ये। अब दोस्तों आ जाती है अवधी। अवधी का केंद्र दोस्तों, अवधी का केंद्र है अवध, ठीक है, अवध में बोली जाती है। अयोध्या, लखनऊ, उन्नाव, दोस्तों यहाँ पर बोली जाती है उन्नाव, इलाहाबाद, मिर्जापुर, फतेहपुर, ठीक है दोस्तों, लखनऊ, उन्नाव, इलाहाबाद, ठीक है दोस्तों अगर तो ये मेरी लिखाई में कहीं गड़बड़ी हो रही होगी तो मैं साफ साफ करके आपको बताऊंगा, बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है, मैं आपको बोल बोल करके भी समझाऊंगा। अगर मेरी लिखाई समझ में नहीं आए तो दोस्तों मेरी आवाज़ को समझ करके लिख लेना, ठीक है दोस्तों। ये है बिल्कुल इलाहाबाद हो जाएगा ये, ठीक है दोस्तों। इलाहाबाद, फैजाबाद, गोंडा, बस्ती, सुल्तानपुर, बस्ती आदि। तो दोस्तों इन क्षेत्रों में बोल जाते हैं, वो पूछेगा आपसे कि जो है अवध क्षेत्र की बोली कौन सी है दोस्तों, ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब आगे बताता हूं मैं। और बोलने वालों की संख्या, बोलने वालों की संख्या, तो दोस्तों बोलने वालों की संख्या है 2 करोड़, 2 करोड़, लगभग 2 करोड़ लोग जो है अवधी भाषा बोलते हैं हमारे भारत में, ठीक है दोस्तों। आगे बताता हूं मैं भोजपुरी। अगर दोस्तों पूछे वो भारत के अंदर सर्वाधिक लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, तो वो भोजपुरी बोलती है। लगभग 3.5 करोड़ लोग इसको बोलते हैं भोजपुरी। भोजपुरी केंद्र है इसका भोजपुर, ठीक है दोस्तों। केंद्र इसका क्या है, भोजपुर। भोजपुर में बोली जाती है उसके बाद बनारस, जौनपुर, गाजीपुर, बनारस, जौनपुर, गाजीपुर, ठीक है दोस्तों, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, ठीक है दोस्तों। इन क्षेत्रों में ये भाषा बोली जाती है, ठीक है दोस्तों। इसके बोलने वालों की संख्या, तो दोस्तों सर्वाधिक लोग यही बोलते हैं, 3.5 करोड़, 3.5 करोड़ लोग बोलते हैं भोजपुरी भाषा। भोजपुरी भाषा सर्वाधिक बोली जाती है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों हिंदी प्रदेश की सबसे अधिक
सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा। सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है दोस्तों? तो वो है भोजपुरी। अगर प्रदेश की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है तो वो है भोजपुरी। ठीक है दोस्तों। भारत के बाहर कहाँ बोली जाती है ये? भारत के बाहर भारत के बाहर जो बोली जाती है दोस्तों, तो ये बोली जाती है सूरीनाम और फिजी। सूरीनाम और फिजी में। ठीक है दोस्तों, मैं एक बार और समझाता हूँ थोड़ा सा, तो उसके बाद में आगे बताता हूँ। खड़ी बोली का मूल नाम क्या है? कोरबी। अन्य नाम से क्या? बोलचाल के हिंदुस्तानी, सरहिंदी और खड़ी बोली इसको बोलते हैं जरूर। ठीक है। इसका क्षेत्र क्या है? कुरु जनपद। कुरु जनपद में कौन है? मेरठ, बागपत, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर। खड़ी बोली बोलने वालों की संख्या लगभग कितनी है? तो वो है हमारे दोस्तों 1.5 करोड़ से 2 करोड़। अब आ जाओ दोस्तों ब्रजभाषा। ब्रजभाषा का केंद्र क्या है? मथुरा। मथुरा के आसपास के जितने भी क्षेत्र उनमें सब में ब्रजभाषा बोली जाती है। ठीक है। आगरा, अलीगढ़, मैनपुरी, एटा, बदायूं। ठीक है दोस्तों। इसके बोलने वालों की संख्या है 3 करोड़। ठीक है। देश के बाहर फिजी में बोली जाती है दोस्तों ये। ठीक है। फिजी में, देश के बाहर फिजी में बोली जाती है। ठीक है। देश के बाहर बोली जाने वाली है तुर्कमेनिस्तान में। ये वाली तो दोस्तों सॉरी मिस्टेक हो गई है। ये जो तजाकिस्तान में बोली जाती है देश के बाहर, अवधी है वो दोस्तों। ठीक है। अवधी का केंद्र क्या? अवध। अयोध्या, लखनऊ, उन्नाव। वो पूछेगा आपसे अयोध्या या अयोध्या नहीं, ये जो लखनऊ है, लखनऊ किस बोली के अंतर्गत आता? तो ये अवधी क्षेत्र के अंतर्गत होता है दोस्तों। ठीक है। अवधी क्षेत्र के अंतर्गत बोलने वालों की संख्या 2 करोड़ से 2 करोड़ है। मिर्जापुर, फतेहपुर, फैजाबाद, गोंडा, बस्ती आदि में ये बोली जाती है दोस्तों। ठीक है। और देश के बाहर फिजी में बोली जाती है। देश के बाहर कहाँ बोली जाती है? फिजी में बोली जाती है दोस्तों। अवधी भाषा जो है देश के बाहर फिजी में बोली जाती है। ठीक है दोस्तों। आबादी भोजपुरी। केंद्र भोजपुर, बनारस, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर आदि। बोलने वालों की संख्या है 3.5 करोड़। सर्वाधिक जो प्रदेश में सबसे अधिक जो भाषा बोली जाती है वो बोली जाती है भोजपुरी 3.5 करोड़। ठीक है दोस्तों। हिंदी प्रदेश की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा भोजपुरी। भारत के बाहर सूरीनाम और फिजी में बोली जाती है। ठीक है दोस्तों, मैं आगे बताता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, आप ऐसे ही बने रहेंगे, देखिएगा क्लास में और आगे लगता है आपको बहुत अच्छी लगेगी क्लास। भारत की सभी लिपियां किससे निकलती हैं? भारत की सभी लिपियां किस लिपि से निकलती हैं? तो दोस्तों किस लिपि से निकलती हैं? ब्राह्मी लिपि से। किस लिपि से निकलती है दोस्तों? ब्राह्मी लिपि से। दोस्तों ब्राह्मी लिपि।
ब्राह्मी लिपि। ठीक है दोस्तों, ब्राह्मी लिपि से ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किन लोगों ने शुरू किया? ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किन लोगों ने शुरू किया? ठीक है दोस्तों, ब्राह्मी जो लिपि है इसका प्रयोग किन लोगों ने शुरू किया था? तो दोस्तों वैदिक आर्यों ने किया। वैदिक आर्यों ने भारत की सभी लिपियां किस लिपि से निकलती है दोस्तों? ब्राह्मी लिपि से। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किन लोगों ने किया? वैदिक आर्यों ने। ठीक है दोस्तों अब मैं जो है थोड़े से एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन कराता हूँ जो कि बहुत एग्जाम व्यू के बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, नंबर 1 देखिएगा आप। हिंदी भाषा किस परिवार दोस्तों पहला क्वेश्चन, हिंदी भाषा किस परिवार की भाषा है? भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? सबसे अधिक बोले जाने वाली भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा दोस्तों तो मैं ही करवा लेता हूँ। हिंदी भाषा का जन्म ठीक है दोस्तों, हिंदी भाषा का जन्म किस वर्ण से हुआ? हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ठीक है दोस्तों, हिंदी की विशिष्ट बोली किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये देखिएगा आप, हिंदी भाषा किस परिवार की भाषा है? तो दोस्तों बहुरूपीय परिवार की। इसकी बहुरूपीय परिवार की। अभी मैं लिखवाता हूँ क्वेश्चन, थोड़ी इंक डल जाने दो उसमें। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन है, डूडांडी डूडांडी बोली किस क्षेत्र की भाषा है? डूडांडी बोली डूडांडी बोली किस क्षेत्र की भाषा? तो दोस्तों किस परिवार की भाषा है? बहुरूपीय है।
हिंदी भाषा किस परिवार की भाषा है? बहुरूपी परिवार। ठीक है दोस्तों, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी। ठीक है दोस्तों, तो यूपी की बात करें, यूपी में भोजपुरी। ठीक है, यूपी में भोजपुरी। हिंदी भाषा का जन्म कैसे हुआ? शौरसेनी अपभ्रंश से। शौरसेनी अपभ्रंश से। ठीक है दोस्तों, हिंदी की विशिष्ट बोली किस रूप में प्रसिद्ध है सर्वाधिक? हिंदी की विशिष्ट बोली दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया है, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, बोली जाता हूँ इसके लिए। रूडानी बोली किस क्षेत्र की है? तो ये है पूर्वी राजस्थानी। अब लिख देता हूँ दोस्तों, पूर्वी राजस्थानी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन वो ले लेता हूँ। देखो यहाँ पर ब्रजबुली नाम से जानी जाती है, तो दोस्तों कौन सी जाती है? पुरानी बंगला। कौन सी? पुरानी बंगला। ठीक है दोस्तों, पुरानी बंगला को ब्रजबुली नाम से जाना जाता है। कौन सी भाषा? कौन सी? संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। तो दोस्तों कौन सी भाषा है? पाली भाषा। कौन सी है? पाली। ठीक है दोस्तों, पाली। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास भारतीय भाषाओं का विकास ठीक है दोस्तों, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? किस लिपि से हुआ है? तो दोस्तों किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से। कौन सी से? ब्राह्मी। ब्राह्मी लिपि से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ दोस्तों। ब्राह्मी लिपि से हुआ है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ठीक है दोस्तों, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो वो लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। कौन सी लिपि में लिखी जाती है दोस्तों? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या दोस्तों? तो वो है खड़ी बोली। तो दोस्तों एक बार इन क्वेश्चन को समझ लेंगे, फिर मैं आगे बताता हूँ। देखिएगा, भारत की सभी लिपियां किस लिपि से निकलती हैं? ब्राह्मी लिपि से।
ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किन लोगों ने शुरू किया? वैदिक आर्यों ने। हिंदी भाषा किस परिवार की भाषा है? बहुरूपीय परिवार की। भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी। और यूपी में सबसे अधिक बोले जाने वाली भोजपुरी। हिंदी भाषा का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है? सोरसरी अपभ्रंश से। ब्रजबुली नाम से कौन सी भाषा जानी जाती है? तो वो जानी जाती है दोस्तों पुरानी बंगला। रूडाली बोली किस क्षेत्र की भाषा के अंतर्गत आती है? तो ये आती है पूर्वी राजस्थानी के अंतर्गत। कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है दोस्तों? तो पाली। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है दोस्तों? तो वो है खड़ी बोली। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से 100% फंसेगा एग्जाम में, तुम देख लेना। ठीक है दोस्तों, तो मैं आगे बता रहा हूँ, इसकी स्क्रीनशॉट लेने जाते हो तो ले सकते हैं, मैं मिटा रहा हूँ इसको। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो आप क्लास में ऐसे ही बताएंगे दोस्तों। अगर दोस्तों लिखने में कोई मिस्टेक हो तो आप जो है बोलकर, जो मैं बोलकर समझा रहा हूँ उसे देखकर आप लिख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधान का उल्लेख है? तो दोस्तों वह है अनुच्छेद 343 से 351। 343 से 351 में। ठीक है दोस्तों, 343 से 351 में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षिणी भारत प्रचार सभा मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे दक्षिणी भारत प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वो है दोस्तों मद्रास में। कहाँ दोस्तों? मद्रास में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों हिंदी भाषा के विकास का क्रम, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवर्ण। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवर्ण। ठीक है दोस्तों, ये इसका क्रम मिलेगा, कहीं भी मिलेगा आपको तो ये क्रम लगाना है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन बताता हूं मैं। संविधान के अनुच्छेद 351 में है संविधान के दिशा निर्देश।
दिशा निर्देश। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, संविधान के दिशा निर्देश। दोस्तों ब्रजभाषा किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? ये भी दोस्तों देखो अब आया, देखो उपभाषा संबंध में किस उपभाषा के अंतर्गत आती है ब्रजभाषा। तो ब्रजभाषा किस उपभाषा के अंतर्गत आती है दोस्तों? पश्चिमी हिंदी के। ये वहां से टेबल से क्वेश्चन मिला दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मगही अंतर्गत आती है। तो दोस्तों देखो ये दोनों क्वेश्चन वही के हैं। मगही जो किस भाषा के अंदर आती है दोस्तों? बिहारी हिंदी के। ठीक है दोस्तों, बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो दोस्तों वही है शोरसैनी अपभ्रंश से। किससे? शोरसैनी अपभ्रंश से। शोरसैनी अपभ्रंश से। ठीक है दोस्तों, शोरसैनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों पुनः संरचना। ठीक है दोस्तों, भारतीय पुनः संरचना वो 1956 ईस्वी। ठीक है दोस्तों, 1956 ईस्वी को भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो दोस्तों हुआ आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश का। ठीक है दोस्तों, आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। ठीक है, आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? दोस्तों बताइए, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? और छत्तीसगढ़ी बोली का संबंध किस भाषा से है? तो ये दोस्तों किससे है? पूर्वी हिंदी से। कौन सी से? पूर्वी हिंदी से। पूर्वी हिंदी से है। ठीक है दोस्तों, पूर्वी हिंदी से। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्रथम राज्यभाषा आयोग के अध्यक्ष।
वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीजी खैर। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधान का उल्लेख है? 343 से 351 में। दक्षिण भारत प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मद्रास में। हिंदी भाषा के विकास का कालक्रम क्या है? पाली प्रागर अभ्र सभार। संविधान के अनुच्छेद 351 में है संविधान के दिशा निर्देश। ब्रजभाषा किस उपभाषा के अंतर्गत आती है दोस्तों? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। मगही किस भाषा के अंतर्गत आती है? बिहारी हिंदी के अंतर्गत। खड़ी बोली किस उपकरण से विकसित हुई है? शोषणी उपकरण से। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनर्संरचना कब की गई? 1956 में। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? आंध्र प्रदेश का। बघेली बोली का संबंध है पूर्वी हिंदी से। छत्तीसगढ़ी बोली का संबंध है पूर्वी हिंदी से। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीजी खैर। ठीक है दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं, नहीं तो मैं इसको मिटाना चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं मिटाता हूँ, आगे बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, थोड़ी लिखने की समस्या हो रही है। अगर लिखने की समस्या नहीं होती ना तब तक तो बहुत क्वेश्चन करा दिए, क्लास खत्म भी हो गई होती दोस्तों। लेकिन क्या करें, लिखने में थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है। ठीक है दोस्तों, और ज्यादा समय लेंगे, थोड़ा सा समय और लेंगे हम आपका। दोस्तों क्वेश्चन है पहला, हिंदी की आदि जननी, हिंदी की आदि जननी कौन सी भाषा है? ठीक है दोस्तों, तो हिंदी की आदि जननी कौन सी भाषा है? संस्कृत। हिंदी की आदि जननी कौन सी भाषा दोस्तों? संस्कृत है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ? ठीक है दोस्तों, 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? न्यूयॉर्क में। कहाँ हुआ दोस्तों? न्यूयॉर्क में। कहाँ हुआ दोस्तों? न्यूयॉर्क में हुआ था। ठीक है दोस्तों, बस दोस्तों और थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं। दोस्तों हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? और विश्व हिंदी दिवस तो दोस्तों हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। ठीक है दोस्तों, 10 जनवरी को। संविधान में संविधान की आठवीं अनुसूची भाषाओं की संख्या कितनी है दोस्तों? 22 भाषाएं। कितनी है? 22 भाषाएं।
कितनी है दोस्तों? 22 भाषाएं हैं हमारी। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा, ठीक है दोस्तों, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? 14 सितंबर 1949 को। और दोस्तों 14 सितंबर 1949 को। दोस्तों हिंदी की आदि जननी कौन सी भाषा है? संस्कृत। ठीक है, हिंदी की आदि जननी कौन सी भाषा है? संस्कृत। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ? तो दोस्तों न्यूयॉर्क में हुआ। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। और दोस्तों पूछ लेता विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है दोस्तों? तो 22 है। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? तो दोस्तों 14 सितंबर 1949 को। तो हेलो दोस्तों, आपको बहुत अच्छी लगी होगी हमारी क्लास, और हम अगली क्लास भी अगले चैप्टर के लिए आएंगे। फर्स्ट चैप्टर होगा हमारा जिसमें वर्णमाला का चैप्टर होगा। ठीक है दोस्तों, और ये हमारा सेशन पूरा होता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, और दोस्तों कोई गलती हुई तो उसके लिए सॉरी चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए हमारा यूट्यूब चैनल है PCM005। तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।